नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि की खास मुलाकात में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ लोग जीवन में हार कर भी रुकना नहीं जानते, उठते हैं और पूरे समाज को एक नई राह दिखाकर दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक सशक्त महिला से हम आज मिले और उनके जीवन की कुछ बातों को जाना। इनका नाम है शिल्पा अग्रवाल। महज 18 वर्ष की उम्र में शादी हो जाने के बाद उन्होंने हालातों से लड़कर अपने आप को खड़ा ही नहीं किया, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। इन्होंने मिसेस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है, साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी 2019 की, ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो आपको बता दें, आज आप समझ ही गए होंगे मैं आप सबको किन से मिलाने जा रही हूँ। शिल्पा अग्रवाल जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और समाज सेवी भी हैं। नमस्ते। शिल्पा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चांदनी, थैंक यू सो मच। जैसा कि शिल्पा जी, हमने सुना है कि आप एक हाउसवाइफ थी और एक हाउसवाइफ से आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर मॉडलिंग लाइन, आपने कितनी सारी आपकी अचीवमेंट है, आप कैसे आपने ये सब किया, और इसके बारे में आप हमें कृपया बताएं। हमारी महिला, खासकर हमारी महिला दर्शकों को आपको देखकर मोटिवेट मिलेगा। मुझे नॉस्टैल्जिक कर रहे हैं। आज मैं फिर से अपने पुराने दिनों में जा रही हूँ और आप फिर से चाहते हैं मैं मेरी पूरी सारी जर्नी शेयर करूँ। मैं कोशिश करूँगी 5 मिनट में इसको रैपअप करने की। मैं एक टिपिकल मारवाड़ी ख़ानदान में पैदा हुई थी। हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बट जैसे मारवाड़ी घरों में 20-22 साल पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, जहाँ शादी जल्दी हो जाती थी, तो मेरी भी शादी कुछ 18 साल में हो गई थी। 12वीं पास ही किया था मैंने और मेरी शादी हो गई। शादी एक नई बिगनिंग थी, जैसे हर एक लड़की के ख्वाब होते हैं वैसे मेरे ख्वाब थे, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है। जैसे दिसते तसे नसते। सो मैरिज वॉज समथिंग डिफरेंट। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज अगर मैं फ्लैशबैक में देखूँ या मैं सोचूं तो उस वक्त मुझे लगता था कि मैं उतनी बड़ी नहीं हुई थी, उतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जस्टिस कर सकूं। सो मुझे लग रहा था कि बीइंग अ डॉक्टर इन लॉ, अ वाइफ, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और शायद मैं उतनी हेड स्ट्रॉन्ग थी या मैं उतनी समझदार नहीं थी कि मैं उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। और उसके बाद ये तो था ही था, उतने में मैं इमीडिएटली साल भर में माँ बन गई थी। एट द एज ऑफ 20 मैंने एक बच्चे को डिलीवर कर दिया था। अनदर ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। सो मुझे ऐसा लग रहा था ये तीनों चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उस वक्त मेरी मम्मी से, मेरी सासू माँ से मेरी बनती नहीं थी। हम एक म्यान में 2 तलवार थे और वो भी दुधारी। तो मम्मी और मेरी बिल्कुल पढ़ती नहीं थी, आज भी नहीं पढ़ती है, बट हम ऐसे ही होता है। बट हम लोग आज भी साथ में रहते हैं। सो मम्मी मेरी बिल्कुल पढ़ती नहीं थी, तो क्लासेस थे बहुत सारे, अप्स एंड डाउन्स थे। तो इनिशियली 3-4 साल मेरी शादी के बाद बहुत डिफ़िकल्ट रहे और फाइनली मैंने 2002 में ये सोचा कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ और मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ। सो सबसे अच्छा तरीका है इस सब चीज़ों से भाग जाओ, इससे निजात पाना है। नहीं तो मैम, हमने सुना है कि आपने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। निराश हो गई थी आप ज़िंदगी से, फिर आपने कैसे आपने कैसे सोचा कि इसमें से उभर के बाहर निकलना है?
उस वक्त क्या होता है जब आप बहुत निराश रहते हैं, बहुत डिप्रेशन स्टेज में रहते हैं, आपको समझता नहीं है आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। मैंने ये गलती की है, मैं सभी दर्शकों से चाहूँगी कि आप ये गलती ना करें। मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, पता नहीं क्योंकि ऊपर वाले को शायद मैं पसंद नहीं आई थी, इसलिए इसने मुझे नीचे वापस भेज दिया। बट निराश होना और उससे भाग जाना कोई सल्यूशन नहीं है। भगवान ने हमें इतना केपेबल बनाया है, इतना समझदार बनाया है कि हम उससे लड़ सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। सिर्फ ये एक सर्कमस्टांसेस रहता है, एक डिफ़िकल्ट मौका रहता है जब आदमी को उससे बाहर निकलना पड़ता है। मेरे साथ था कि शायद मैं उससे उभर नहीं पा रही थी और मैंने सबसे आसान रास्ता चुना कि मैंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। बट जैसे मैंने आपको कहा, ऊपर वाले को मैं पसंद नहीं आई थी, तो उसने मुझे नई ज़िंदगी दी। और वो जो ज़िंदगी मुझे मिली और जब मैं हॉस्पिटलाइज थी, वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी मम्मी मेरे पास आई और मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ बोला कि शिल्पा, मैंने तुझे पैदा इसके लिए नहीं करा है कि तू भाग जा, हार मान जाओ, हार मान जा और तू ज़िंदगी से भाग जा। यू आर अ फाइटर एंड यू कैन फाइट, और मेरे को विश्वास है और तुझे वापस आना पड़ेगा। सो पता नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बट नेवरदलेस हमें हक बनता है गलती करने का, बट हमें हक नहीं बनता है उससे भाग जाने का। हमें हक बनता है कि गलती करें और वापस उठ के खड़े होकर दौड़ना शुरू करें। सो मैंने डिसाइड किया था उस दिन कि जो गलती हुई है मुझे वापस आना है और 100% वापस आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो 12th पास थी, कुछ समझ नहीं था, कुछ अक्ल नहीं थी, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। सब चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊँ मम्मी पापा से, बट मेरे हस्बैंड नहीं चाहता था। तो हमने सोचा कि नहीं, हम वापस घर जाएंगे और नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो आज भी मैं, मम्मी पापा सब लोग साथ में रहते हैं। सो उसके बाद घर में थे, आकाश मेरे हस्बैंड का नाम है, उसने मुझे कहा कि शिल्पा, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, और उस वक्त औरतें काम नहीं करती थी और मारवाड़ी कम्युनिटी की औरतें तो बिल्कुल ही काम नहीं करती थी। जॉब तो आप सोच भी नहीं सकते थे। वो तो मोस्टली सर पे पल्लू डाल के आप बैठ बस। घर में काम करो। एंड मीन्स मारवाड़ी फैमिली है और भी ट्रेडिशनल फैमिलीज होती है, उनमें तो बस आप सर पे पल्लू डालिए बहू के जैसे रहिए। पहले का कल्चर ही ऐसा था चांदनी कि अपने पेरेंट्स भी अपने को सिखा के यही भेजते थे कि हमें सब कुछ सिखाते थे, खाना बनाना सिखाते थे, सिलाई बुनाई, घर संवारना, सब चीज़ सिखाते थे। बट अपने पाँव पे खड़ा रहना, काम करना, बाहर जाके काम करना, दुनियादारी की जो कमी थी, समझ जो थी, वो माँ बाप नहीं सिखाते थे। तो उस वक्त का कल्चर वैसे था, उस वक्त की चीज़ें वैसी थी, तो किसी का कोई दोष नहीं था, वो समय वैसा था। और उस वक्त लड़कियों को मैच्योर होने में, क्योंकि आप जब तक बाहर नहीं जाओगे आपको दुनियादारी की समझ नहीं आती, आटे दाल का भाव नहीं समझना है, तो सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया था। सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि शिल्पा एक काम कर, हमारी फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, आकाश फर्नीचर। उस वक्त आकाश फर्नीचर बहुत लॉसेस में चल रहा था। मुझे याद है कि हमारा जो ग्रेट नाग रोड का शोरूम है वो बेचने निकला हुआ था, और हमारा बंगला था ग्रेट नाग रोड तो बस स्टैंड पे, वो बेचने निकला हुआ था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ पे बहुत कर्जा था उस वक्त। सो दोनों बेचने निकाल रखे थे, और फॉर्चुनेटली हमारा ग्रेट नाग रोड का शोरूम ना बिका, हमारा बंगला बिक गया। तो एटलीस्ट बिकने के बाद हमारे उससे जो पैसे आए तो हम कर्जे से मुक्त हो गए थे। जितना भी कर्जे का पैसा देना था, इंटरेस्ट का पैसा देना था, वो दे के मुक्त हो गए थे। आकाश ने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी। उसने मुझे कहा कि तुम फैक्ट्री आ जाओ और ज्वाइन कर लो। मुझे आज भी याद है मेरा पहला दिन, मैं जब गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला अपने कैबिन में बुला के कि शिल्पा, अगर तुम मालकिन बन के आई है इस फैक्ट्री में, तो इस फैक्ट्री में तेरी कोई जगह नहीं है, और अगर तुम स्टाफ बन के आई है तो यू आर मोस्ट वेलकम। उस वक्त चांदनी सजा था, आज तो ग्रेट लगता है, उस वक्त तो मन कर रहा था, आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लग रहा था, मुझसे क्या करवा रहे हैं मुझे वर्कर। नहीं, गुस्सा नहीं था, बुरा लग रहा था थोड़ा सा, बट कैसे, हाँ, कि बोल समझदारी नहीं थी। आप 20 साल की लड़की से क्या एक्सपेक्ट करोगे इस वक्त, तो समझदारी थी। उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि हस्बैंड को कैसे बोल रहा है, बट गिल्ट का बोझ इतना भारी था आप में, आपको उस वक्त कुछ नहीं सोचता, आपको बस सोचता है कि मुझे बस आगे बढ़ना। तो मैंने कहा आप जो कराना चाहते हो कराओ, बट मुझे सीखना है, मुझे बढ़ना आगे। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने वो लाइन बोली। अगर उसने वो लाइन नहीं बोली तो आज आप आकाश फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर से नहीं मिले रहते, और मुझे
ओहदा नहीं मिला रहता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आकाश ने मुझे स्टाफ जैसा ट्रीटमेंट किया और मुझे स्टाफ जैसा ही रखा, और वो स्टाफ सीखते 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 ऑपरेटर बना, मैनेजर बना, अकाउंटेंट बना, लेबर बना, मशीन चलाने वाला बना, सीए से बात करने वाला बना धीरे धीरे, और आज जाके आपके सामने डायरेक्टर बना। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आकाश कि उसने मुझे ये चीज़ें सिखाई। मुझे याद है मेरा पहला काम, क्योंकि कुछ आता नहीं था, तो पहले एक हिसाब बनते थे रजिस्टर में, वही खाता जिसको बोलते हैं, जिसमें पैसे के आने की एंट्री और खर्चे जाने की एंट्री। तो हमारा एक स्टाफ वो काम करता था, मेरा काम था उसकी रीटोटलिंग करना। वो पूरा हिसाब बना के रखता था, मेरा काम था उसको रीटोटल करना। तो दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, बट मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप होते गया। और जब मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया था, मैं ये इसलिए इलैबोरेट करना चाहूँगी क्योंकि मैंने ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी। आप घर का सारा काम करके आते हो, घर का मैं पूरा खाना वाना बना के, बच्चे को स्कूल करके भेज करके, खाना वाना करा के फिर आप जाते हो 1 बजे, और फिर उसके आने से पहले आप घर आते हो और आपको रात की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी रहती हैं। तो इट वॉज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं बहुत खुशी से निभा रही थी क्योंकि मैं सीख रही थी और मैं बहुत खुश थी, एंड आई वॉज हैप्पी कि मुझे कुछ सीखने मिल रहा है। बट लोग ये समझते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि आपको फ्रीडम चाहिए इसलिए आप भाग जाते हो, बाहर जाना चाहते हैं। हाँ। आपको पता नहीं रहता, ये आपको सोच भी हमारा होती है हमारे समाज में, खासकर यही है कि बाहर निकल रही है मतलब कामचोर है, चोर है, ऐसे माँ अच्छी माँ नहीं है, या बाहर जाना चाहती है, इसको आराम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। बट इट वॉज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वॉज एंजॉइंग इट। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं सीख रही थी, और धीरे धीरे ये 12th पास लड़की का इंटरेस्ट इतना बढ़ते गया। मैंने सेल सीखा, मैंने हर वो मशीन चलाई है जो लोग समझते हैं कि वो सिर्फ जेंट्स का काम है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जेंट्स, इट्स ऑल हियर। मैंने हर वो मशीन चलाई है, मैंने वेल्डिंग किया है, मेरे यहाँ पे सारी जर्मन मशीन्स हैं, तो मैंने कटिंग, लिपिंग, एजिंग सारा किया है, वेल्डिंग किया है। मुझे शौक था। आपने कहाँ से सीखा, मीन से आपने कैसे सीखा ये सब कुछ? जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जहाँ अगर आपको पैशन और जुनून है सीखने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको रोकता है सिर्फ आपका अपना मन, आपका अपना दिमाग। अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये करना है, तो कितनी भी तकलीफें आए आप वो कर लोगे। हम बचपन से पेट से सीख के नहीं आते खाना बनाना, स्पेशली गर्ल्स को खाना बनाना, संवरना, ये सब सीख के नहीं आते। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें सीखते हैं और इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है और आप सीखते चले जाते हैं। वैसी इंटरेस्ट की बात है, आप इंटरेस्ट लेने लोगे, इनिशियली डिफ़िकल्ट लगती है चीज़ें, कुछ भी कोई भी नया काम करने में डिफ़िकल्ट लगती है, इनिबिशन रहता है, डर रहता है आपसे गलती ना हो जाए, दुनिया कहेगी, समाज कहेगा, डर रहता है। बट धीरे धीरे आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, धीरे धीरे सोच अपनी बनाए रखें कि मैं कर सकती हूँ। और अगर आपको लगता है आप कमज़ोर है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। मेरा मानना है कोई भी काम कितना भी डिफ़िकल्ट काम है, अगर उसने पूरी ईमानदारी से आपने अपने 1000 घंटे दिए, तो आप उसके मास्टर बन जाओगे। एक बुक में भी लिखा हुआ ये, और मेरा मानना है दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उसका मास्टर बनना। सो ये हर एंटरप्रेन्योर, बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए है, हर लेडी इंडस्ट्रीज के लिए है कि जब आप आते हैं, जैसे मैंने अभी देखा है कि लेडीज़ आर ओनली इन सॉफ्ट स्किल इंडस्ट्रीज़। आपको ब्यूटिशियंस दिखेगी, आपको फैशन डिज़ाइनर्स दिखेगी, आपको ज्वेलरीज दिखेगी, ये सब दिखेगी। बट हार्डकोर इंडस्ट्री में आज भी विमेन की बहुत ज़रूरत है, और विमेन्स आर एक्सट्रीमली गुड मैनेजर्स, क्योंकि वो सास को मैनेज करती है, भाई को मैनेज करती है, वो अच्छी मैनेजर होती है। सेकेंडली हार्डकोर इंडस्ट्री में आप में पेशेंस बहुत होता है, आपको गुस्सा जल्दी आता नहीं है, आप सबको लेके चलते हैं, आप में एम्पैथी बहुत रहती है। मेल्स लोग का जनरली होता है कि उनमें थोड़ा सा ईगो रहता है, उनमें गुस्सा बहुत इंस्टेंट आता है। तो कई जगह जहाँ काम संभालना रहता है वहाँ काम बिगड़ जाता है। जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाओ या लेबर्स को हैंडल करना है, डे टू डे वर्किंग करनी है, वहाँ कूल माइंड चाहिए, आपको शांत दिमाग चाहिए, आपको हैंडलिंग है। बिकॉज 100 लेबर्स हैं, हर लेबर की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है, 100 का स्टाफ है, हर सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। फिर और फिर फैमिलीज हैं, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो इनबॉर्न भगवान ने दिया है औरतों में, इनबॉर्न पेशेंस कुदरती भगवान ने डाल के दिया है। सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि नहीं ये काम तो सिर्फ जेंट्स का है। मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी इसलिए। मैं चाइना गई थी, तो मुझे तब लगता था कि
जिसे हमारे बचपन से दिमाग में डाल दिया जाता है ना कि औरतें सिर्फ खाना अच्छा बना सकती है बस। या औरतें बच्चे अच्छे से पाल सकती है, Foundation घर अच्छा बना संभाल सकती है, जेंट्स लोग हैवी सामान उठा सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं, ये हमारे बचपन से डाल दिया करते हैं। इनफैक्ट हैवी सामान उठाना औरतें भी बहुत अच्छा करती हैं। आज गांव में अपने 3 गुंडियाँ रहती है, एक बाल्टी रहती है, एक दैट इज नॉट लेस, बस यहाँ पर है हमारे कि दिमाग से होता है दिमाग सब से कुछ। वेल्डिंग करने का काम है, भारी काम है, ये औरतें कर सकती है, मतलब जेंट्स कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। तो मेरा ये जो परसेप्शन था ये सारा चेंज हुआ जब मैं चाइना गई। चाइना, वहाँ हेड ऑफ द फैमिली इज विमेन, नॉट अ मैन, हेड ऑफ द फैमिली, और वहाँ सिर्फ औरतें ही दिखेगी। मैं ये 2005 की बात बता रही हूँ, वहाँ सिर्फ औरतें ही दिखती है, सारे जेंट्स जो रहते हैं वो फैक्ट्रीज में अंदर काम करते हैं, आपको मेल्स दिखते ही नहीं है। और वहाँ मैंने औरतों को हर वो काम करते देखा है जहाँ इंडियन औरतें सोच भी नहीं सकते कि ये काम औरतें कर सकती हैं। उस वक्त ट्राम्स चला रहे थे, मैंने तो ठेला ढोते हुए देखा है। इतना अपन सोचते हैं ठेला ढोने का काम जेंट्स लोग का, औरतों का नहीं है, ट्रक चलाने का काम औरतों का है, जेंट्स का है, औरतों का नहीं है। वहाँ मैंने हर वो काम करते हुए देखा, और उस दिन जब मैंने उनको देखा उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट अ वीकर सेक्स, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, यहाँ पर है सारी कमज़ोरी। सो मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो एक जेंट्स कर सकता है, या जेंट्स हर वो काम कर सकता है जो एक औरत कर सकती है। आज के ज़माने में यू गो टू बेस्ट रेस्टोरेंट के शेफ्स, जबकि औरतों को खाना बनाते आते हैं, बट होटल्स के बेस्ट शेफ्स कौन होते हैं? इट्स अ मेल, नॉट अ फीमेल। यू गो टू 5 स्टार होटल, वहाँ का जो हेड कुक रहता है या दैट्स अ मेल, नॉट अ फीमेल। सो जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई थी अलमारी की, हम लोग ऑफिस टाइप अलमारी बनाते हैं, हमको 28 अलमारियों की गाड़ी लोड करनी थी। तो डीलर आ चुका था, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लड़के डिस्पैच, उस वक्त फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, तो डिस्पैच के लिए लड़के गए हुए थे। तो हमने सबको बोला सर अभी आधे एक घंटे में लड़के आ जाएंगे, आपकी गाड़ी लोड करवा देते हैं। आई डोंट नो, समहाउ आफ्टर 30 मिनट्स वो इम्पेशेंट हो गया कस्टमर, और वो बोलने लगा मेरे को तो अभी गाड़ी भर के देखो कैसा स्टाफ है, क्या है, तुम कर नहीं सकते, ऐसा वैसा है। ये स्टार्टेड फ्रस्ट्रेटिंग। तो उस वक्त हम 4 लड़कियां थी, मैं, हमारी एक सेल्स स्टाफ, हमारी एक बाई जो झाड़ू पोछा के साफ करती है, और एक लड़की और अकाउंटेंट वाली, हम 4 थे। तो मैंने उनसे पूछा हम गाड़ी भर दें? तो उनको लगा अपन गाड़ी भर सकते हैं 28 अलमारी की, अलमारी कितनी भारी होती है। मैंने कहा सीमा तू गुंडी पानी की लाती है और यहाँ से उठाती तब तो भारी नहीं लगती है, उससे तो कम वजन होगी अलमारी का। तो ये बात तो सही है। मैंने कहा अपन यहाँ से देते हैं, ड्राइवर को बोल देंगे भैया तू ऊपर खींच ले। सो वो लोग तैयार हो गए, हम ड्राइवर के पास गए, भैया हम यहाँ से दे देंगे, आपसे ऊपर ले लोगे क्या? वो ड्राइवर बोला, वो कस्टमर बोला हाँ हम लोग कर लेंगे, बस आप भर के दे दो। आप बिलीव नहीं करोगे, विदिन 35 मिनट्स हम चारों लड़कियों ने मिलकर 28 अलमारी की गाड़ी भरी। ये तो मीन्स मर्दाने ही काम कर दिए। इट्स मैं मर्दाने की मैं बूस्ट नहीं करी, मैं बता रही हूँ सब यहाँ है। हाँ, दिमाग में है सिर्फ कि हम यहाँ है। कमजोर है, हम कमजोर है, हम नहीं कर सकते। नहीं हमने अपने लिए एक दायरा बना दिया। बना लिया है। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहती हूँ सब यहाँ है। अगर आपने सोच लिया तो आप आसमान को छू सकते हैं। किसी ने जब चांद पे जाने की बात की होगी तब सबने पागल समझा होगा उसको, और वो चांद पे गया। तो सब यहाँ पर है, और अपने पे भरोसा रहा ना तो ज़िंदगी, मतलब कोई आपको हरा नहीं सकता। आपको हराता है आपका अपना मन, आपका अपना डर। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैंने ये किया तो दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। हमारी आधी ज़िंदगी उसी में चली जाती है कि लोग क्या सोचेंगे। सो जब तक अपने आप पे भरोसा है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, आप अपना करते जाओ। तो इसलिए मैंने किया। एंड उसके बाद जब मुझे बहुत लोग कहते थे कि पढ़ी लिखी नहीं है, और मैं जो फर्नीचर इंडस्ट्री में आई थी तो सब मेल्स थे, तो सब मेल्स को लगता है एक औरत हमको सिखाएगी। उस वक्त मेल डोमिनेटिंग होती थी, औरतें नहीं होती थी। एक बात और, आपने कहा कि आपका डाउन चल रहा था बिजनेस भी, हाँ। वहाँ से आपने कैसे इतना उठाया इस बिजनेस को? आज आप इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुकी है, आपका नाम है, मतलब देश के विदेशों में आपके यहाँ से फर्नीचर भी जाते हैं। मीन्स आपने कैसे यहाँ तक पहुँची आप? हाँ, इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक सिक इंडस्ट्री को, बट मैंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। और मैं इतना मानती हूँ कि कोई भी बिजनेस या एंटरप्राइज को आगे बढ़ने में 3 चीज़ें काम करती हैं, योर एथिक्स,
बिजनेस एथिक्स कभी ना छोड़िएगा, कोई शॉर्टकट्स नहीं, हैव पेशेंस, Shortcuts. कोई शॉर्टकट्स नहीं। शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, टाइम लगता है बट समय ज़रूर आता है अपना। थोड़ा टाइम लग गया, मेरा 16 साल लगा बट समय ज़रूर आया। सेकंड, हार्ड वर्क करने से कभी भी शर्माइए मत। छोटा काम बड़ा काम कभी भी शर्माइए मत। मुझे याद है जब मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की थी तो मैं मेरी टेबल साफ़ करना, फर्नीचर साफ़ करना, मुझे कभी शर्म नहीं आती थी कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। खुद करती मुझे आज भी शर्म नहीं आती है। हाँ। मुझे आज भी शर्म नहीं आती है कि अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये मेरी चीज़ है, मैं अगर इसको साफ नहीं रखूँगी तो मेरा आने वाला कस्टमर उसको कैसे इम्पोर्टेंस देगा, या उसको उतना, अगर मैं ही उस काम को अगर छोटा समझूँ तो मुझे कोई काम छोटा नहीं लगता, कोई काम बड़ा नहीं लगता, और मैं हार्ड वर्क करने से कतराती नहीं कभी भी। थर्ड, अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखिए, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। दुनिया की रीत है, जब जब आप आगे बढ़ोगे आपकी टांग खींची खींचेंगे, जाएगी। आपको नीचे गिराएंगे, आपका मॉरल डाउन करेंगे, आपके लिए गंदी बातें करेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। रोना आता है, बहुत रोना आता है, रोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान ने आंसू बनाए इसलिए कि आप रो लीजिए, रोइए बट वापस खड़े हुए। मैं इसका एक और उदाहरण देना चाहूँगी। जब हम फर्नीचर इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे आप बोलते हैं, धीरे 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 ग्रो करना शुरू करते हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी बहुत थी। मैंने 1 रुपया मांगा था, उसने छप्पर फाड़ के दिया मुझे, पर उसने उतनी मेहनत भी करी, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। मुझे याद है एक ऑर्डर के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, और वो हमारे लिए ऑर्डर एक टर्निंग पॉइंट था आकाश फर्नीचर के लिए। तो हम चाहते थे हमको वो ऑर्डर मिले, एंड वी वर सो फॉर्चुनेट कि हमको वो ऑर्डर मिला। बट मार्केट में एक रूमर्स फैलने लगे थे कि शिल्पा को ये ऑर्डर इसलिए मिला है कि शिल्पा अनएथिकल मीन्स यूज़ करती है। मुझे पता नहीं आप बोलना चाहिए कि नहीं, बट मार्केट में ये पता चलना चाहिए मैम, बताइए। लोगों ने बोलना शुरू किया। उस वक्त मैं साड़ी पहनती थी। शिल्पा को ये ऑर्डर इसलिए मिला है क्योंकि शिल्पा पल्लू गिरा के काम करती है, ओह वेरी वेरी। और वो मेरा सेकेंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन था। मैं बहुत रोई थी, मैं इतना रोई, मैंने 3 रात तक मेरे आंसू नहीं सूखे थे। मैं सो नहीं पाई थी बिकॉज आई कुडंट टॉलरेट कि किसी ने मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला। मुझसे वो सहन ही नहीं हो पा रहा था। तब 3 रात जब मेरे को रोता हुआ देखकर मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बोला कि शिल्पा ये तो क्या कर रही है, और हंसने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना अपसेट हूँ, मुझे संभालने के बजाय वो हंस रहा है। उसने मुझे एक ही लाइन बोली, शिल्पा ये दुनिया ऐसी ही है, जब जब तुम आगे बढ़ोगे तब तब तुमको वो नीचे खींचेगी, और तुम रो के, और तुम जो सोच रहे हो कि मैं काम नहीं करूँगी, मैं सब करूँगी पर काम नहीं करूँगी, ये सब करके तुम प्रूफ कर दे रही हो उनको कि वो सही है और तुम गलत। यस। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, डोंट लेट एनीवन टेक यू फॉर ग्रांटेड। इतना काम करो कि सक्सेस शोर बचाए, इतना काम करो। उसने एक ही चीज़ मुझे बोली थी, तुम्हारे एक्शंस बोलने चाहिए, ना कि तुम्हारे वर्ड्स। किसी को रिटेलिएट मत करो, किसी को जवाब मत दो, बस वो जो उनकी नेगेटिविटी है उसको अपने पास लो, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, और इतना काम करो, इतना काम करो कि जो ये लोग तुम्हारे लिए गंदी बातें कर रहे हैं, कल तुम्हारे पास खड़े रहने के लिए तरसेंगे। बस वो दिन था, और आज का दिन था। डिसाइड कर लिया था कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दूँगी। इतनी मेहनत करूँगी, इतनी मेहनत करूँगी, जो सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती वो भी करके दिखाऊंगी। बस आगे बढ़ते जाऊँगी कि जो लोग मेरे लिए गंदी बातें करते हैं एक दिन मेरे पास खड़े रहने के लिए तरसेंगे। और एक चीज़ उससे ये चीज़ समझ में आई कि जो लोग आपके लिए गंदी बातें करते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिविटी में रहते हैं, और वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव। आप अपनी पूरी एनर्जी पॉजिटिविटी पे अपने आप को सुधारने में लगा दो। तकलीफें आएगी, कई बार मन करेगा क्विट करने का, कई बार मन करेगा रोने का, कई बार मन करेगा छोड़ने का, नो प्रॉब्लम, टेक अ ब्रेक फॉर 2 दिन, देन कम बैक विद दैट सेम फायर। 2 दिन शांत हो, नहीं मन कर रहा, बट जब तीसरे दिन आओ वो ही आग के साथ और तेज़ी से दौड़ते जाओ। और अगर आप ये एटीट्यूड से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने जैसे बताया, लोगों ने बहुत बुरा कहा, बहुत लोग कहते थे बहन जी है, बहुत लोग कहते अच्छी माँ नहीं है, अच्छी बीवी नहीं है, कैरेक्टरलेस है, ये वो सब कुछ सुना मैंने, सब कुछ। पेशेंस रखिए,
अपना भी समय आता है, और जब आता है ना तो आप सोच नहीं सकते हो कि आपको क्या मिलता है। मतलब मैंने सोचा नहीं था, और जितना मैंने चाहा नहीं था उससे ज़्यादा मुझे मिला। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने पास रखें। अपना विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस, अपना पेशेंस, ये बहुत काम करता है। सो ये मेरी एक महत्वपूर्ण जर्नी थी जो मैंने किया। उसके बाद मुझे बेस्ट लेडी इंडस्ट्रीज का अवार्ड जब मिला 2013 में, उस दिन मैं बहुत रोई थी कि आपको एक रिकग्निशन मिल रहा है। मतलब देयर आर पीपल टू रिकग्नाइज यू। तो टाइम लगता है बट आता है, और बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त आप बहुत खुश होते हो कि आपका रिकग्निशन मिल रहा है आपको। मैं आप इमोशनल लग गई। बहुत स्ट्रगल किया आप दूसरी औरतों को इतनी प्रेरणा दे रही हैं। मीन्स आप पूरी देश की, जो हमारे भारत देश में जो सर पे पल्लू डाल के ऐसे रहती हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझती हैं, शादी के बाद अपने आप को ख़त्म समझ लेती हैं, आपने उनके लिए तो बिल्कुल आप एकदम प्रेरणा स्रोत बनकर खड़ी हो गई हैं आप। और आप ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहाँ मोस्टली जेंट्स काम करते भी नहीं हैं, और उनको आपको जेंट्स के बीच में काम करना है, और आपने एकदम मतलब फाड़ दिया है अपनी इंडस्ट्री को। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी स्पेशली वुमेन्स के लिए कि शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, शादी के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। शादी के पहले भी ज़िंदगी रहती है, उसका मज़ा अलग रहता है। शादी के बाद की ज़िंदगी का मज़ा अलग रहता है। और औरतों से स्पेशली सास बहू के सीरियल छोड़िए, कितनी पार्टीज छोड़िए, लाइफ उससे कहीं ज़्यादा है। कोई भी काम करिए, इट्स नॉट अबाउट बड़ा या छोटा। काम करने से जो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो रिस्पेक्ट आती है खुद के लिए, एंड व्हेन यू अर्न मनी, अपने आप को जब आप इंडिपेंडेंट समझती है, आपको दुनियादारी समझती है, आपको समझ पड़ती है, तो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसी से मिल जाता है। आप जब काम करना है, एक्सपोजर मिलता है, सारी चीज़ें, तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लाइफ में रहती है सब खत्म हो जाती है। इट्स जस्ट अबाउट द माइंडसेट। सो ये मेरी स्टोरी थी। और एक प्रश्न है मैम, मेरे मॉडलिंग लाइन में, और आपने मिसेस यूनिवर्स लवली का खिताब जीता है। मतलब आप इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के फिर आप उस लाइन में कैसे पहुंचे? ये वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मुझे भी डाउट होता है कि मैं कैसे बन गई। मेरी अगर हो सके तो मेरी पुरानी पिक्चर दिखाइएगा वहाँ पर। हाँ। मैं इतनी मोटी थी, हाँ, और एकदम टिपिकल, मैंने भी हाँ, एक टिपिकल मारवाड़ी लड़की जैसे थी, भेंजी टाइप, लिटरली भेंजी टाइप की थी। उसे थोड़ी सी बेटर हो सकती, लेकिन भेंजी से कम नहीं थी मैं जी। और मॉडलिंग और शिल्पा अग्रवाल में दूर दूर का नाता नहीं था। वो ईस्ट है तो मैं वेस्ट थी। ये सब हुआ, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड, उसकी वाइफ ने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। और जब उसको पता चला था वो जीत के आई थी, तो उसने इन्फॉर्मेशन निकाली मुझे बिना बताए। मैं आज भी बता रही हूँ, मैंने मिसेस इंडिया का फॉर्म नहीं भरा था, मेरे हस्बैंड ने मेरा फॉर्म भरा, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ भेजा। मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तेरा सिलेक्शन हो गया और तुझे जाना है, और 25 दिन के बाद कंपटीशन है। उस वक्त तो मन कर रहा था उसको द रीज़न बिहाइंड, जब मैंने मिसेस इंडिया का प्रोफाइल देखा, हाँ। जिसमें वो पार्टिसिपेंट्स थे, आप इमेजिन नहीं करेंगे, गर्ल्स फ्रॉम मेट्रो, खूबसूरती तो छोड़ी तो आप, उसके बाद आप दिल्ली मेट्रो गर्ल्स कैसे दिखती हैं, हम 3 टीयर्स की सिटीज़ के लड़कियां कैसी रहती है, और ऊपर से तो मैं टिपिकल, तो आप सोचो मैं कैसी रहूँगी। सो दे वर सो ब्यूटीफुल, दे वर सो गॉर्जियस। फिर वहाँ पर गर्ल्स थी आर्मी बैकग्राउंड से, मिलिट्री बैकग्राउंड से, उनका एक वॉइस रहता है, उनमें जो ग्रेस रहता है, हम दूर दूर तक मैच नहीं कर सकते, और मैं हेवी थी। सो मैंने बोला, और आपके पास मैम एक बहुत अच्छी चीज़ थी, आप मन की बहुत सुंदर थी, तो वो आपके फेस पे आ गया, आपके चेहरे पे आपके मन की सुंदरता आती है, तो आप नेचुरली बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। उस वक्त लगता है, बट जब नर्वस हो जाते हैं थोड़ा? नहीं, नर्वस नहीं, मुझे वो जर्नी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैंने आकाश को बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ही सेड इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू टेक अप अ चैलेंज। नहीं तो तेरे में दम नहीं है, और मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी सी खट दिमाग की हूँ। या तो उस रास्ते जाना नहीं जिस रास्ते अपन जा नहीं सकते हैं, और अगर जाना है तो हार के आना नहीं, फिर टॉप पे रहना है, फिर हार के आना नहीं, फिर चाहे जान चले जाए। और उसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया था चैलेंज बोल के। मैं कहा ऐसी बात है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है चलो यार मिसेस इंडिया में जाएंगे।
और फिर मैं जिम ट्रेनर के पास गई और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा भैया 25 दिन है, मुझे पतला होना है, एटलीस्ट 10 kg वेट कम करना था, 10 से 12 kg वजन कम करना था मुझे। सो आई सेड भैया हो जाएगा। वो बोले मैडम हो तो जाएगा, बट यू हैव टू बी ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट एंड वर्कआउट कम से कम 2-2.5 घंटे का रहेगा, आप करोगे? मैंने कहा हाँ, खट तो है ही, हरियाणवी हुई, तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा सर। एंड ही सेड कि आपको प्रोटीन डाइट पे आना पड़ेगा, मतलब आपको एग्स, चिकन, फिश खाना पड़ेगा। एंड मैं प्योर वेजिटेरियन थी, आई एम प्योर वेजिटेरियन। मैंने एग वेग को कभी आते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा दोनों खाते हैं, बट मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो उन्होंने बोला आपको एग्स तो खाना पड़ेगा। ऐसे हाँ, पता नहीं मुझ में कहाँ से वो जोश आया, मुझ में कहाँ से वो जुनून आया। आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स। मैंने पूरे 25 दिन सुबह शाम करके 8 अंडे खाए, वर्कआउट किया एंड विद इन 25 डेज आई लॉस्ट 12 kg वेट एंड आई वॉज रेडी फॉर इट। तो वो मेरे लिए जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं वेट लूज़ कर रही थी और साथ साथ में मैं अपने आप को अपग्रेड कर रही थी, बिकॉज अब आपको रैंप पे चलना है, तो यू हैव टू लुक ग्लैमरस। हाँ, आपको पोस्चर मतलब स्टाइल आना चाहिए आपके बातों में, आपके मतलब इट्स ऑल अबाउट योर पर्सोना। तो मैंने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी शुरू की, मैंने हील्स पहन के वॉक करने की प्रैक्टिस शुरू की, मैंने पोजेस देने, बिकॉज नागपुर में कोई हेल्प नहीं थी, प्रोफेशनल हेल्प नहीं था उस वक्त, तो गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल बाबा से हेल्प ली और तो देख देख के प्रैक्टिस करती थी, पोजेस देने की, क्वेश्चन आंसर्स राउंड की प्रैक्टिस करती थी, सब कुछ करती थी। और इतना जुनून आ गया था मुझे। आई रिमेंबर कि मैं कस्टमर हैंडल कर रही थी, मेरे में कंपटीशन मतलब आपके स्किन में नहीं घुस जाता है, ऐसे घुस गया था कि मैं कस्टमर को हैंडल कर रही थी, मैं उसको टेबल दिखा रही थी एंड सडनली आई एंटर्ड इनटू दैट पोज। हाँ सर बताइए एंड देन सडनली आफ्टर अ मिनट आई रियलाइज कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब दैट वाज नॉट माय प्रोफेशन। सो सडनली मतलब इतना मेरे में इनग्रेंड हो गया था, संभाल लिया था अपने आप में। हाँ, कि मुझे इतना जुनून आ गया था उसका करने का। सो मैं वो पीरियड बहुत अच्छा इन्जॉय किया। और उसके बाद जब मैंने मिसेस यूनिवर्स के लिए भी तैयारी की, तो वो जर्नी थी जब मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। मैं पतली हो रही थी, मैं अपना ख्याल रखने लगी थी, मैं अच्छे से बात करने लगी थी। सो आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मुझे अपने आप से प्यार हो गया था कि मैं सुंदर दिख सकती हूँ। और वो प्रोसेस बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत था। और वो सारी चीज़ें आज भी मेरे साथ हैं। और ऊपर वाला बहुत मेहरबान था, उसने मुझे मिसेस इंडिया बनाया, फिर मिसेस यूनिवर्स लवली बनाया। तो ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि उसने ये सारी चीज़ें रखी मुझ पर। और एक ही चीज़ सीखी उस जर्नी में, अपने आप से प्यार करो, आप उतने बदसूरत नहीं हो, जितना आप सोचते हो आप उतने ख़राब नहीं हो। आईना बदल दीजिए देखने का, लोगों का। स्पेशली लोग, कई बार क्या होता है, लोग आपके बारे में बोलने लगते हैं तो आपको लगता है आप ऐसे हो, बट एक्चुअली आप ऐसे हो नहीं। अपने आप को पहचानिए और आप सच में बहुत खूबसूरत है। उस आईने में उस नज़र से देखिए तो आपको खूबसूरती नज़र आएगी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि वो फेज़ बहुत ब्यूटीफुल था। मैंने वो हर मोमेंट को एंजॉय किया। डिफ़िकल्ट टाइम था बिकॉज इट्स नॉट ईजी। बहुत बार मन करता था नहीं खाऊं, बहुत बार मन करता था जिम नहीं जाऊं, बहुत बार एक शरीर दुखता था, ऐसा लगता था मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, पानी पूरी खा लूँ। सब चीज़ें थी, लाइक बहुत सारी फीलिंग्स साथ में हो रही थी, बट एक फोकस रख के मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है और आज उसका रिजल्ट है। जिद पर ले लिया कि नहीं मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है। हाँ, वो ईगो हर्ट हो गया था। जिद पे तो था नहीं, बट ईगो हर्ट कर दिया था उसने। और वो ईगो हर्ट पॉजिटिव वे में हुआ, मैंने नेगेटिव वे में न लिया कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो चलो करके दिखाते हैं। तो मेरे साथ ये सारी इंसिडेंट इसीलिए हुई क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में बोला कि ये चीज़ वो कर नहीं सकती है, ये ऐसी वैसी है, एंड मैंने उसको पॉजिटिव लिया कि मैं कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो धीरे धीरे चलते चले, पहले एक सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अभी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है तो चढ़ते जा रही हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रही हूँ। अभी सीढ़ियाँ बाकी है ना? बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। शिल्पा जी, एक और सवाल मेरे मन में है। अभी आप फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे पीएम मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है आप। फिर अब ये स्वास्थ्य के लाइन में कैसे चली गई हैं? ये तो आप क्या क्या करती हैं? आप कौन सा फील्ड छूटा है? छूटा नहीं, पता जानी मेरे साथ है ना,
मैंने कोई चीज़ सोच के नहीं की, हाँ, वो अपने जो आप- चीज़ आते गई मैं वो लेते गई और उस राह पे चलते गई। ओके। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगी। हम्म। बिजनेस आपको पता है मैंने सोच के नहीं किया था, ये बाय लक आ गया या सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए से आ गए। हाँ, मिसेज इंडिया सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि वो आ गया। फिट इंडिया मूवमेंट वाला भी एक मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, मैंने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं की है, मुझे दूर दूर तक मेरा इसका कोई नाता नहीं है। मैं योगा प्रेमी हूँ, मुझे योगा बहुत पसंद है बिकॉज ड्यूरिंग माई डिप्रेशन स्टेज योगा इज हेल्प मी, बहुत हेल्प किया उन्होंने मुझे। उसकी एक स्टोरी है, मैं हर बार मेरे टॉक में वो बताती हूँ। जो स्टोरीज़ है मेरी, जब मैं योगा सीख रही थी आई वॉज लाइक 30-35, मैंने हर चीज़, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मैंने हर चीज़, एज हैज़ नो बार, हर चीज़ मैंने 35 साल की उम्र के बाद की है। मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, योगा, फिटनेस एम्बेसडर, पावर लिफ्टिंग आफ्टर द एज ऑफ एज नो बार की मैं भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। आपके मेरे साथ साथ सब यंग लड़कियां हैं, मैं उनसे काफ़ी मतलब 10-15 साल काफ़ी बड़ी हूँ। तो एज हैज़ नथिंग टू डू कि Yes. आप ये कर सकते नहीं कर सकते। Definitely. मैं 80 साल की उम्र में भी मिसेस ग्रैंडमा होगा ना सासू माँ, तो मैं उसमें भी जाने वाली हूँ और मैं उस वक्त भी इतनी फिट रहने वाली हूँ। तो आपको आगे भी मुझसे सुनना पड़ेगा। मैं योगा में हमारे साथ एक ग्रुप था जिसमें एक लड़की थी, वो हेड स्टैंड बहुत अच्छा करती थी, बहुत ही खूबसूरत करती थी हेड स्टैंड, और मुझे ना उससे जलन होती थी बिकॉज मुझसे हेड स्टैंड होता नहीं था, मैं बहुत भारी थी तो मैं ऊपर नहीं आ पाती थी, मेरा वजन इतना ज़्यादा था कि मैं ऊपर नहीं जा पाती थी। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे ये हेड स्टैंड करना है, तो सर बोले कि शिल्पा यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, थोड़ा टाइम तो आ जाएगा। वो तो- शीर्षासन में हाँ, करते हैं शीर्षासन शायद। जिसको बोलते हैं हेड स्टैंड। सो वो बहुत सुंदर करती मैंने थी। देखा है आपका इमेज हाँ। भी देखा है मैंने आपकी। मुझे उससे जलन थी कि वो बहुत सुंदर करते हैं, मुझसे होता नहीं था। सर बोले 6-7 महीने दो, आपको आ जाएगा। मैंने कहा सर 6-7 महीने तो नहीं रुक सकती मैं। तो बोले कब करना? मैंने कहा सर 20-25 दिन में करना मुझे। सर बोले इट्स टू अर्ली, आप नहीं कर पाओगे। फिर वही चैलेंज वाली चीज़, खट दिमाग, सर ने बोला नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर मैं तो करूँगी। सर बोले टूट टाट गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कहा सर आप सपोर्ट करना, करते मैं लूँगी। सर बोले ठीक है ट्राई कर लो। आई डोंट नो कहाँ से दिमाग आया, कहाँ से क्या आया, कहाँ से जुनून आया, कहाँ से पैशन आया, आई हैव नो आइडिया। मैं कम से कम 500 बार गिरी हूँ, जाके धड़ कम से कम 500 बार। 500 बार भी तो ऐसे ही कम बैठ जाएगा से कोई, कम हेडस्टैंड आप नहीं 500 बार गिरे बगैर कर ही नहीं सकते, ओके। वो मस्ट है। कम से कम 500 बार गिरे होंगे। उसके बाद 20वें दिन मुझे हेड स्टैंड आ गया था, एंड नाउ आई कैन डू हेड स्टैंड शीर्षासन 12-15 मिनट तक बिना सपोर्ट के कर सकती हूँ। तो ये बताने का कारण ये है सब माइंड। सब यहाँ पर है। वैसे मेरी एक थी जब मेरा ये फिट इंडिया मूवमेंट की पहले की बात है, मैं वॉक करती थी, तो मैराथन का नया क्रेज़ चालू हुआ था 2-4 साल पहले। आपको याद होगा मैराथन चलते थे, वो हाँ, मैराथन का हाँ, क्रेज़ चालू हुआ था। तो उस वक्त हम लोग रामगिरी रोड पे जब वॉक करते थे ना, तो मैं उनको दौड़ते हुए देखती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। आई डोंट नो व्हाई, एक इंक्लिनेशन होता है ना आपको देख के, कोई लोग पसंद आते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे दौड़ते हुए, पूरा ग्रुप जॉग करते हुए दौड़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि काश मैं भी दौड़ पाऊँ। बट जैसे सब लोगों को लगता है, उस वक्त मैं 38 साल की थी, 38, तो मुझे लगता था कहाँ भाग पाएंगे वो लोग, 12-12, 25-25 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, मैं कहाँ दौड़ पाऊँगी। और कुछ हड्डी पसली टूट गई तो कोई सेवा भी नहीं करेगा अपने को, तो पानी भी नहीं पिलाएगा, सब कुछ कुछ। नहीं करना है। बट पता नहीं रोज़ जब आप उनको देखो तो आपका खिंचाव उनकी तरफ बढ़ते जाता है। तो मेरे साथ हो गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे दौड़ना चाहिए। तो मैंने अपने आप को कैसे समझा, मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल में था, और वो वहाँ क्रॉस कंट्री रेसेस होती थी, तो वहाँ 3000 मीटर्स की रेस और ये सब करते थे, तो वो करता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था। मैंने अपने आप को सांत्वना दी कि मेरा बेटा रनिंग करता है, उसमें मेरा खून और मेरे हस्बैंड का खून है। मेरा हस्बैंड तो दौड़ नहीं सकता, Okay. वो वॉक प्रेमी है, मेरा खून है, यानी मैं दौड़ सकती हूँ क्योंकि वो दौड़ रहा है। सो आई कैन गिव अ ट्राई, तो मैं रनिंग कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, मतलब आई मोटिवेटेड माई अपने सेल्फ, बेटे को देखकर मैंने रनिंग स्टार्ट किया। फर्स्ट डे आई स्टार्टेड रनिंग, मैं यहाँ से 0.25 मीटर भी नहीं गई हूँ। मैं वाज लाइक अपने बस का रोग नहीं है, छोड़ दो इसको। राउंड लिया, वॉकर्स रेंज का, वापस आया।
फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे इज्जत खराब नहीं कर सकते अपन, शिल्पा अग्रवाल है, करना चाहिए, शिल्पा तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती है। फिर मैंने दूसरा राउंड फिर से भागा, आई कुड रन अनदर 0.25 किलोमीटर्स, वहीं तक दौड़ी और फिर वापस अपना रोक दिया। सोचा अपने बस का रोक नहीं है, छोड़ दो, घर चले गए। नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट किया, दिस टाइम 2 कदम थोड़ा ज़्यादा गई थी, बट आई स्टार्टेड। और ऐसे करते करते रोज़ कभी लगता था अरे नहीं करते, छोड़ देते, कहाँ भाग रहे दौड़ रहे, पाँव दुख रहे, ये दुख रहे, बट ऐसे करते करते इट टुक मी 4 months, 4.5 months. Now I can run non-stop 10.5 kilometers without it. 10.5 kilometers. मैंने जीता है ड्रीम रन, सेकंड प्राइज जीता है, मैराथन रन जीता हुआ है। सो हर डिफ़िकल्ट चीज़ की कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। इनिशियली डिफ़िकल्ट लगता है। अब मुझे 21 किलोमीटर दौड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, मैं दौड़ चुकी हूँ। 15 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, बट इनिशियली 1 किलोमीटर भी बहुत बुरा लगता है। बट जैसे आप शुरुआत करते हैं, पहला कदम लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपने पहला कदम निकाल लिया है, पीछे मत मुड़िए। पहला कदम हो सकता है 1 हफ्ते तक आपको पहला कदम ही चलना पड़े, बट 1 हफ्ते के बाद आपके पाँव में ताकत आ जाती है कि आपका दूसरा कदम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। फिर उसको दूसरे कदम को शायद पूरा 1 हफ्ता और लगे, 1 हफ्ते तक दूसरा कदम निकालिए, फिर तीसरा कदम निकालिए। तीसरे हफ्ते में धीरे धीरे आप कदम बढ़ाते जाएंगे, एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। बट जिस दिन अपन कदम पीछे लेंगे उस दिन आप अपने आप से धोखा करोगे। इट टेक्स टाइम। कई बार मेरे इतने पाँव दुखते थे कि मेरा मन नहीं करता था दूसरे दिन, तो मैं रेस्ट करती थी। पर आपको भी इतना, मतलब आप में इतना पेशेंस था कि आपने हार नहीं मानी, में सब आगे बढ़ती ही गई। जिस काम को आपने सोचा आपने किया, वो ऐसे ही होना चाहिए। मैम कई औरतें होती हैं ना, अरे यार नहीं हो रहा हमसे, हम हार मान के बैठ जाते हैं। और कई औरतें हैं ऐसी, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, उनको तो मीन्स आप उनके लिए पूरी आइडियल है। मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बोलना चाहूँगी, सबके साथ हो गया। मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं करूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं डाइट नहीं करूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं सब खाऊँ, सब, मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल। कई बार अपना मन करता है कि छोड़ दो 2 दिन के लिए छोड़ दो, एक्चुअली में छोड़ दो, रिलैक्स, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। बट तीसरे दिन वापस समझ जाओ, फिर नो एक्सक्यूजेस। तीसरे दिन डबल जोश के साथ आना। जो 2 दिन का आराम लिया है उससे एनर्जी को चैनलाइज करना है और आगे बढ़ना है। सो मैंने हमेशा यही किया है, ये मेरा गुरु मंत्र था कि अगर मैं जिस दिन भी अपसेट होती हूँ तो मैं अपसेट रहती हूँ, 2 दिन तक नॉर्मलाइज होती हूँ अपने आप को, फिर 3rd डे वापस गिव अ किक टू योर सेल्फ, वो बोलते हैं ना, 1 लाख मारो खुद को और आगे चलो। तो अपने आप को किक करो और आगे बढ़ो। तो मेरा ये गुरु मंत्र है और ये हमेशा मेरे साथ काम करता है और बहुत कुछ सिखाया है लाइफ से। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, स्पेशली विमेंस को, कि विमेंस को बहुत आदत होती है कि कोई आपके बारे में बुरा बोला तो यू स्टार्ट बिचिंग, आप चुगली करने लगते हैं, अच्छा नहीं बोलते हैं, या बुरा लगता है तो आप बहुत रोते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल होता है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अपने आप को जितना इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर रखें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने आप को चैनलाइज कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कई लोग बोलते हैं हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है, भैया मेरा घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, सास ऐसा बोलती है, ससुर ऐसा बोलते हैं। मेरे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके रूम में टीवी है, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, ईयरफोन्स हैं, लिसन टू गुड म्यूज़िक। गुड म्यूज़िक सूदेज यू। और कई लोग आपको, कई बार मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। कई बार आप क्या होता है, बुरी बातें सुनते हैं, आपको चुभती है और वो आपके घर करती हैं, तो आपको तकलीफ होती है और आप रियलाइज़ नहीं करते हो, बट आप डिप्रेशन की स्टेज पे चले जाते हो। 2-2 दिन तक वही बातें सोचते, अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ऐसा। सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको दिख भी रहा है, सुनाई दे रहा है, वहाँ से हट जाओ। इग्नोर नहीं, हट जाओ। ना सुनेगा, ना तकलीफ होगी, ना आपका फोकस लूज होगा। कुछ नहीं समझ में आता है, किचन में नल होता है, नल का टैप तेज कर दो, ना सुनाई पड़ेगा ना तकलीफ होगी। ईजी तरीके बता रही, घर में रहते हैं। इग्नोर इज नॉट अ वर्ड, अवॉइड लिसनिंग। जब हम सुनते हैं, आधे प्रॉब्लम्स वहीं शुरू होते हैं, हमें पता भी नहीं रहता। कई बार सच भी रहता है, तभी हम आधी चीज़ें सुनते हैं और घर करके बैठते हैं। अवॉइड, ऐसे लोगों से मिलो मत जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं। अवॉइड मीटिंग दोज पीपल।
स्टे विद पीपल। मेरा मानना है जैसी संगत वैसी रंगत। आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, जहाँ पॉजिटिव बातें होती है, जहाँ आगे बढ़ने की बातें होती है, जहाँ कुछ करने की बातें होती है, यार मुझे ऐसा करना है, अपने अंदर भी वो इच्छाएं जाती हैं। आप वही नेगेटिव आदमी हो। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगी, आपको किसी ने, जैसे हमारे घर में होती, मेरी सिस्टर्स है, मेरी फ़ोन आया मेरी सिस्टर का, अरे मेरी सास ने ये बोल दिया, उसकी फ्रेंड ने बोला हाँ हाँ तूने कैसे सुन लिया, तो वो बोलने वाले होते कौन है, तेरे को तो जवाब देना चाहिए, इतने साल हो गए। एक रिएक्शन ये है, इसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा हो गया। मैंने बोला अरे यार सुनता सबके घर में होता, कल मेरी सास ने बोल दिया, जान देना, उनका तो काम ही बोलने का, बुढ़ापे में क्या करने वाले, ये काम करने वाले। दैट चेंज द इंटायर पर्सन। आपका माइंडसेट चेंज कर देता है। तो अवॉइड स्टेइंग विद पीपल हु आर नेगेटिव, हु गिव नेगेटिव इनपुट्स। ट्राई टू कम आउट। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, उतनी एनर्जी आपको मिलेगी, उतनी पॉजिटिव थिंकिंग आपको रहेगी, और उतना ही आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, मेरा मानना है कि सब बोलते हैं बिल्डिंग बहुत खूबसूरत होती है, सब बोलते हैं ना, कोई खूबसूरत बिल्डिंग देखते हैं, स्काई स्केपर्स को देखा तो बोलते क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, बट कोई नहीं दिखता कि उसका फाउंडेशन किसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतना गहरा फाउंडेशन लगता है, और फाउंडेशन बनने में बहुत टाइम लगता है और वो दिखता भी नहीं। इट टुक मी 16 लॉन्ग ईयर्स टू चेंज माई सेल्फ एवरी डे। हर दिन अपने आप से फाइट करना है, हर दिन अपने आप को चेंज करना है, हर दिन अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है, हर दिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, हर दिन मोटिवेट होकर खुद को आगे बढ़ाना है। इट टुक 16 लॉन्ग ईयर्स। मेरा फाउंडेशन बन रहा था और बहुत गहरा बन रहा था, और वो दिखता भी नहीं। बिल्डिंग जब बनती है तो फाउंडेशन दिखता नहीं है, बट जितना खूबसूरत फाउंडेशन रहेगा, बिल्डिंग उतनी ही खूबसूरत बनती है और उतनी ही ऊंची जाती है। हम बोलते हैं ना, अगर 2 माले की बिल्डिंग बनानी है तो उतना ही फाउंडेशन, बट अगर 10 माले की बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन भी उतना गहरा होना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी बिल्डिंग आपको कितनी ऊंची और खूबसूरत बनानी है। और मेरा मानना है, अगर मेरे जैसी लड़की जो पढ़ी लिखी ना होके जब यहाँ तक पहुँच सकती है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जो मारवाड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से यहाँ तक पहुँच सकती है, आप लोग अगर सोच लो, डिसाइड कर लो, तो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। और आज की जनरेशन के बच्चे तो और क्या कुछ नहीं कर सकते। द लेवल ऑफ एक्सपोजर दे है, तो मेरे जैसा कर सकते हैं तो आप तो 100% कर सकते हो। बस हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस, इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और मुझे किसी को बताना नहीं पड़ता है कि क्या करना है। सबको पता है मुझे क्या करना है, सबको पता है कैसे करना है, बस अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखें। और शिल्पा जी, आप टॉक शो भी करती हैं, हमने सुना है, तो वो क्या, उससे कैसे जुड़ी हैं आप टॉक शो? हाँ, मेरी स्टोरी फेसबुक पे वायरल हो गई थी, तो मैंने स्टोरी फेसबुक के लिए नहीं बनाई थी। फेमिना को पता चला था मेरी स्टोरी के बारे में आफ्टर आई विन द अवार्ड। 2014 की बात है। तो फेमिना वाले जर्नलिस्ट को भेजते हैं टू चेक द स्टोरी इज़ ट्रू और नॉट। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जैसे आप ले रहे हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और उनको मैं बहुत अच्छी लगी थी। सो उन्होंने बोला था कि हम लोग हमारी मैगज़ीन के लिए आपकी स्टोरी लिखी है। सो मैंने वो पूरी स्टोरी को पेन डाउन किया था अपना, जो भी जिस लैंग्वेज में मुझे आता था। तो वो स्टोरी मेरा 5 पेज का कवरेज आया था फेमिना में उस वक्त। और वो स्टोरी है ना, पता नहीं मैंने कोई चीज़ सोच के नहीं किया था, मतलब सब चीज़ अचानक हुई। मैंने मेरी वो स्टोरी और मेरी बिफोर आफ्टर वाली पिक्चर, उस आई थिंक उस वक्त 18 ईयर नहीं, मेरी 18-19 साल की फ़ोटो थी और मेरी अभी की करंट फ़ोटो मैंने मर्ज करके फेसबुक पे मेरी स्टोरी पोस्ट कर दी कि फेमिना हैज़ रिकग्नाइज, और वो स्टोरी पोस्ट कर दी। एंड विदिन 6 मंथ इट वेंट वायरल। मतलब मेरी स्टोरी हैज़ बीन शेयर्ड बाय 4.5 के पीपल। कमेंट्स इज लाइक 2000 कमेंट्स है उसमें, और लाइक्ड बाय 75 के ऐसे लोग हैं। इट्स वायरल ऑन इंस्टा। तो वहाँ से किसी को पता चला, टेड वालों को, तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप टेड के प्लेटफॉर्म पे आके आप कोई स्टोरी शेयर करिए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद कई लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आने लगी, और जब मैं लेक्चर डिलीवर करती थी तो बहुत लोग कनेक्ट होते जा रहे थे। तो दे वांटेड कि आप ये सेशंस हर जगह लीजिए। तो मैंने बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेक्चर्स लिए, स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स लिए,
जस्ट टू मोटिवेट देम, कॉर्पोरेट्स के लिए लेक्चर्स लिए। तो जो मुझे बुलाता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी स्टोरी से शायद किसी को हेल्प मिल सकती है, या अगर वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, तो दैट इज़ लाइक गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मेरी स्टोरी वायरल होते वक्त मैंने कम से कम 400-500 लेडीज़ से बात की है। और जो सीरियस डिप्रेशन के स्टेज में रहती हूँ, आई टेक अटमोस्ट केयर, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ उनके साथ, एंड आई ट्राई कि वो कैसे ना कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। सो मैं 2-2 घंटा 2.5 घंटा उससे फ़ोन पर बात करती हूँ, जस्ट कि बिकॉज कोई सुनने वाला चाहिए, सोल्यूशन वही निकालते हैं, तो एक सुनने वाला चाहिए और बताने वाला चाहिए। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस यू कैन से, जो मैं करती हूँ, या पता नहीं, इट्स लाइक गिविंग बैक टू ये द सोशल सोसाइटी। वर्क ही है एक तरह से शिल्पा जी, क्योंकि आप इतनी औरतों को उनके डिप्रेशन से बाहर निकाल रही हैं, आपकी बातें उनके जीवन में वो लागू करेंगी और वो हिम्मत आएगी, आपको देखकर जो हिम्मत उनमें आएगी वो आगे बढ़ेंगी, जैसे आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत प्लेजर। धन्यवाद। थैंक यू चांदनी, थैंक यू। पर एक सवाल रह गया मैम, बोलिए ना प्लीज़। मेरे पास मेरे अपना पर्सनल व्यक्तिगत please, सवाल है कि आप एक कहावत है कि हर सक्सेस आदमी के पीछे, सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हम ये भी मान लें कि एक सफल औरत के पीछे एक आदमी भी हो सकता है? मान नहीं ले, ये है ही। मेरा कहना है, मैं मेरी चमड़ी की जूती भी बना के दूँ आकाश को, तो वो कम है। आज मेरा एग्जिस्टेंस उसके बदौलत है। जितना मैंने सुना ना चांदनी, उससे कहीं ज़्यादा उसने सुना, और उस लड़के ने कभी भी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी में आपको पता है कैसा होता है, जब औरत आगे बढ़ने लगती है तो आदमी को सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है। तेरी तो बीवी कमाती होगी, जब उससे परमिशन मिली है। और मेन तो मैम खुद मेल ईगो भी आता है कि हाँ। मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कहीं अच्छी आगे बढ़ गई, तो आई वो वॉज भी एक- ब्लेस्ड। मैं वही बता रही हूँ कि लोगों ने उसको बहुत ताने मारे, अरे तेरी तो बीवी कमाती है, जब उससे पूछ ले, उससे परमिशन मिले, अरे तू क्या दिखता है, तू तो कुछ काम नहीं करता है, तू तो निठल्ला है, बहुत कुछ बोले। बट आज तक मुझे याद नहीं है उस लड़के ने पलट करके किसी को भी जवाब दिया होगा। कई बार मुझे गुस्सा आता था, मन करता था 2 झापड़ लगा दूँ, वो बोलता था ये सब उनकी इनसिक्योरिटी है। नहीं, कई चीज़ों में बहुत समय उनको खुद जवाब दे देता है, जो लोग बोलते होंगे वो आज चुप बैठे होंगे। और उसका मानना था कि जिस दिन मुझे स्टेज पर मिसेस शिल्पा अग्रवाल करा के बुलाया जाएगा, वो दिन मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट रहेगा। और जिस दिन उसको बुलाया गया था, वो Great. सबसे ज़्यादा खुशी मैं मिसेस शिल्पा अग्रवाल हूँ। तो आई एम सो ब्लेस्ड। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ कि मैं मेरी शरीर की चमड़ी की जूती भी उसको बना के दूँ, तो वो कम है। भगवान करे एहसास मिल सकता है। हम चाहते हैं हमारे दर्शक महिलाएं आपसे काफ़ी सीखेंगी, और इसी के साथ आपका कीमती समय हमने लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। please. कृषि समृद्धि की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।